नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। एसआरसी संकल्प में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास से हम अध्यायवार तरीके से इतिहास के सभी टॉपिक को कवर करते चलेंगे और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। हम बारी-बारी से देखते चलेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अवशेष अथवा उत्खनन से निकले भौतिक अवशेष होंगे। दूसरा स्मारक और भवन, जैसे कि किले, भवन, मंदिर, गुफाएं, विहार, स्तूप, सॉरी, हाँ, स्तूप, स्मारक आदि। इसके अलावा सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, अभिलेख हो गए और चित्र। ये पुरातात्विक स्रोत हैं। इनके उत्खनन से उस समय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें स्मारक और भवनों की, तो इससे वास्तुकला की शैली का पता चलता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यह सिक्का जो है साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के समर्थन या फिर उसके विरोध में जो भी हमारे पास तथ्य होते हैं उसकी सत्यता की जांच में हमारी मदद करता है। अगर हम बात करें मूर्तियों की, तो जो मूर्तियां हैं वे संबंधित काल के लोगों की धार्मिक अवस्थाओं की जानकारी प्रदान करती है। चित्र जो है ये प्राचीन भारतीय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की प्रभावपूर्ण झांकी प्रस्तुत करती हैं। अगर हम बात करें अभिलेख की, तो अभिलेख जो है पत्थर अथवा धातु पर प्रचलित संकेत अथवा अक्षरों में उत्कीर्ण विवरण होते हैं। क्योंकि अशोक के बाद के अभिलेख जो है उनका विभाजन दो भागों में किया जाता है, एक सरकारी अभिलेख और एक गैर सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख के अंतर्गत प्रशस्ति या भूमि अनुदान प्रपत्र आदि के विवरण के रूप में हमें इसका प्रमाण मिलता है। और अगर हम बात करें गैर सरकारी की, तो ये इस किसी समाज, व्यक्तिगत अथवा निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं और इनकी जो संख्या है वह सरकारी अर्थात राजकीय अभिलेखों से बहुत ज़्यादा है। इनसे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ स्मरणीय अभिलेखों को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, तो सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। इसी प्रकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों के बारे में हम देख लेते हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन से संबंधित है। अगर हम बात करें नासिक अभिलेख की, तो नासिक अभिलेख या गौतमी बालश्री से संबंधित है।
प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि समुद्र गुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख, जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और अगर हम बात करें भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख की, तो ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। और ये नेक्स्ट और अंतिम है देवपारा अभिलेख, जो कि बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोतों को भी हम कुछ भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर और फॉरेन रिकॉर्ड जो है उनके बारे में। फॉरेन रिकॉर्ड यानी कि विदेशी यात्रियों के विवरण, रिलीजियस लिटरेचर से हमारा तात्पर्य था धर्म से इतर, धर्मेतर, अथवा इसे कभी कभी लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य, या इसे ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है, वैदिक या ब्राह्मण साहित्य। फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। तो हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहला है वैदिक अर्थात अथवा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण गण के अंतर्गत ये वैदिक साहित्य में आपका वेद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। अगर हम बात करें वेद की, तो यह हिंदुओं की प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद, यह सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। ये जो है ये प्रकृति से धार्मिक है। इनकी अगर प्रकृति की बात करें तो ये सभी धार्मिक ग्रंथ है, किंतु इसमें आपको राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का भी वर्णन मिल जाता है। ब्राह्मण संहिता, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की भी हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे महाजनपद काल पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम बौद्ध धर्म, उस दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो उस दौरान हम इन सब के बारे में डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो इसलिए अभी जो हम नॉर्मल चर्चा करते चलते हैं। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जातक, पीटक और निकाय आता है। जातक की बात करें तो लगभग इसकी संख्या जो है वो 548 है। इसमें भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। पूर्व जन्म की काल्पनिक कथा। अगर हम पीटक की बात करें तो पीटक की जो भाषा है वो पाली है, और 3 पीटक हैं, जिसमें एक शुद्ध पीटक,
विनय पिटक और अभिधम पिटक, यही 3 है। सूत पिटक के अंतर्गत 5 निकाय हैं। बाकी सब भी के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी बस हम जान लेते हैं कि सूत पिटक के अंतर्गत जो 5 निकाय हैं वो कौन-कौन है। तो पहला है दीघ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है और इन्हीं 15 ग्रंथ में से एक जो ग्रंथ है जिसमें जातक कथाएं हैं। और हम बात करें जैन साहित्य की, तो यह भी इतिहास लेखन में और हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके जो दूसरी परिषद हुई थी, जैन परिषद, यह गुजरात के वल्लभी में हुआ था। यहीं पर 12 अंगों, जैन धर्म के 12 अंगों और 12 उपांगों का संग्रहण किया गया था। एक जैन साहित्य के अंतर्गत एक ग्रंथ है जिसका नाम है तत्वार्थ दिगम सूत्र, जिसकी रचयिता है उमास्वती, या इनका नाम कहीं कहीं उमा स्वामीन भी आता है। हम बात करते हैं धर्म संहिता, धर्मेतर, या जिसे लौकिक भी कहा जाता है, लौकिक साहित्य। कुछ महत्वपूर्ण लौकिक साहित्यों की हम चर्चा करेंगे। एक तरफ उस रचना या ग्रंथ का नाम होगा और उनके रचयिता के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, कौटिल्य चाणक्य भी कह सकते हैं। इसी तरीके से नीति शास्त्र के रचयिता कामोदक हैं। बात करें राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त हैं। ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बेहतर अच्छे तरीके से याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि बार बार इसका रिविजन आप करते चले। सोमेश्वर हैं जिनकी रचनाएं हैं रासमाला और कीर्ति कौमुदी। तरीके से प्रबंध चिंतामणि उनका एक ग्रंथ है जिसके रचयिता है मेरुतुंग। बात करें हम प्रबंध कोश की, तो प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर हैं। अष्टाध्यायी, इसके रचयिता पाणिनि हैं। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं। और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। महाकवि भास के महत्वपूर्ण जो रचना है स्वप्न वासवदत्ता, ये आज के दिन 28 जून 2025 का जो नेट का एग्जाम हुआ है हिस्ट्री का, उसमें यह सवाल था कि स्वप्न वासवदत्ता के रचयिता कौन है। और इनका एक और रचना है जिसका नाम है प्रतिज्ञा योगी धरायण। बात करें कालिदास की, तो कालिदास के भी बहुत सारे रचना है, लेकिन 2-3 हम यहाँ देख लेते हैं जैसे जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी से संबंधित है। रघुवंश, गौरवों की बात करें तो इसके रचयिता वाकपति हैं। द्वयाश्रम काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। अगर रामचरित की बात करें तो रामचरित की जो रचयिता हैं
वह हैं संध्याकर नंदी। जी हाँ, शिव जी वाले नंदी। अगर हम पृथ्वीराज विजय की बात करें तो पृथ्वीराज विजय राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। और नौशासंग चरित्र जो है यह पद्मगुप्त के द्वारा रचित है। और ये अंतिम एक इसका भी ध्यान रखेंगे, विक्रमांग देवचरित, जो कि विलान के द्वारा लिखा गया है। और अंतिम है विदेशी यात्रियों के विवरण। इनमें हम वैसे यात्री जो कि भारत घूमने आए यहाँ पर, तो उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष यहाँ बिताया, यहाँ के धर्म के बारे में जाना सीखा, यहाँ के समाज के बारे में उन्होंने लिखा। और कुछ ऐसे भी जो यहाँ पर भ्रमण के लिए तो नहीं आए लेकिन भारत के बारे में लिखा, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे हम पहले शुरू करते हैं यूनानी रोमन लेखक से। इसमें मेगास्थनीज के बारे में, यह नाम काफ़ी जाना माना है। ये मौर्यकालीन और यूनानी दूत थे। अगर हम बात करें अन्य दूसरों की तो टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, डायोनिसस, टॉलेमी, प्लिनी, ये यूनानी रोमन लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। चीनी लेखकों की बात करते हैं तो चीनी लेखकों में सबसे पहले हम बात करेंगे फाहियान की, जो कि 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए, या उनके काल में भारत आए ये कहेंगे। दूसरे नंबर पे हैं सुंग, जो कि 6ठी सदी में भारत आए। वेनसंग 7वीं सदी 629 ईस्वी के आसपास हर्षवर्धन के काल में। इनका जो यात्रा वृत्तांत है, जो पुस्तक इन्होंने लिखी है, उसका नाम सीयू की है। इत्सिंग की बात करते हैं, ये भी 7वीं सदी में भारत भ्रमण पर आए थे। अन्य कुछ नाम है जिन्हें आपने कहीं शायद सुना भी नहीं होगा, जैसे कि वेली, मातवालिन और चाओ जुकुआ। अरबी लेखक की बात करते हैं तो अरबी लेखकों में अलवरूनी, कहीं कहीं का नाम अबू रिहान भी आता है, जिसने सिंध विजय पर तहकीक हिंद पुस्तक लिखी थी। अल मसूदी, सुलेमान, अल बिलादुरी, ये जितने भी स्रोत थे वे हमें अपने देश के इतिहास के बारे में जानने और पुनर्लेखन में, इतिहास के पुनर्लेखन में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।